बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। नाहिद की गुफ्तगू सुनकर मैं समझ गया कि हमजाद ने अपनी पुरस्रार कूतों के जरिए नाहिद को जंगल में अंग्रेजी कैंप के बारे में आगाह किया होगा और इसी ने जंगल के कैंप पर शब खून मारने की हदायत की होगी। गालबन इससे इसका मकसद ये होगा, जब शब खून मारा जाएगा तो मुजाहिदीन यकीनन मुझ तक पहुंच जाएंगे और मुझे अंग्रेजों की कैद से रिहाई मिल जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल इसकी तवक्को के मुताबिक। हमजाद ने जबार के हमजाद के करीब रहते हुए भी अपनी आवाज नाहिद तक पहुंचा दी होगी, क्योंकि अगर वो खुद आ सकता तो मेरे ही पास क्यों ना आ जाता। नाहिद ने मेरी नहीं मेरे हमजाद की आवाज सुनी होगी, जो कतई मेरी ही आवाज लगी होगी, क्योंकि मेरी और हमजाद की आवाज में जरा बराबर फर्क नहीं। इस बात का तजर्बा मुझे इससे पहले भी हो चुका था। नाहिद को मैंने अपने ऊपर गुजरे हुए वाकयात से भी आगाह कर दिया, जिन्हें सुनकर गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसने कहा, शेख हम तुम्हारा बदला जरूर चुकाएंगे। नाहिद दिन रात मेरी पूरी तरह निगहदाश्त कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे जख्म बढ़ते जा रहे थे। वो घंटों मेरे करीब खड़ी रहती और तरह तरह से मेरी दिलजोई की कोशिश करती। इस दौरान मैंने इसे खुद से कुछ और करीब महसूस किया। शहजाद मुबारक शाह भी इस अरसे में सतना से मलका पहुंच चुका था, क्योंकि मुजाहिदीन के जासूसों ने इत्तला दी थी कि अंग्रेज सतना पर नहीं बल्कि मलका पर हमला करने का इरादा रखते हैं। शहजाद ने मलका पहुंचकर दिफाई इंतजामात शुरू कर दिए। समा की तरफ से आने वाले जितने रास्ते थे सबको नाकाबिले गुजरगाह बना दिया गया, ताकि अगर कोई कबीला अंग्रेजों को रास्ता देने पर आमादा भी हो जाए तो अंग्रेजी फौज के लिए मलका पहुंचना आसान न रहे। पुराने दरख्त काट काट कर जा बजा रास्ते में डाल दिए गए। गिरदोनवा के गोजरों को इस काम पर लगाया गया था। इसके अलावा झाड़ियां और कांटे भी जगह जगह बिछा दिए गए। बहुत से रास्तों में खंदकें भी खुदवा दी गई। नाहिद पूरी दिलचस्पी और जमे दिली से इन इंतजामात में हिस्सा ले रही थी और रोज मुझे तमाम हालात से आगाह कर रही थी। फिर एक दिन नाहिद ने मुझे बताया, जदून अंग्रेजों को अपने इलाके से गुजरने की इजाजत देने पर किसी तरह राजी नहीं और अब कमिश्नर स्वाबी को अपना मरकज बना लिया है। ये इत्तला आज ही हमें अपने आदमियों से मिली है, जो अंग्रेजी फौज की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए मुतय्यन किए गए हैं। ये भी पता चला है कि अब ये मंसूबा बनाया है कि खदो खेल के आगे इन जंगल में और कोतल अशरफ कंडू होते हुए वो मलका तक पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले भी अंग्रेजी फौज ने जंगल और मंगल थाना की दबाई के लिए यही रास्ता इख्तियार किया था। खदो खेल में इस अर्ज से सड़क की तामीर भी शुरू कर दी गई ताकि फौजियों को गुजरने में आसानी हो। जंगल में दोबारा रसद के गोदाम कायम कर दिए गए, जिनमें पहले की तरह असला और गोला बारूद के अलावा अतराफ में गल्ला भी फराहम किया जा रहा था। जंगी नुक्ता नजर से खदो खेल में सड़क की तामीर खासी अहमियत रखती थी। मैंने राय दी, बेशक शेख, और इसीलिए अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी भी तरह इस सड़क की तामीर के काम में रुकावट डाली जाए। तय ये हुआ कि दिन भर में वो जितनी सड़क बनाएंगे, रात को मुजाहिदीन इससे तोड़ डालेंगे और आज रात मैं भी मुजाहिदीन के हमरा जाऊंगी। नाहिद ने बताया। फिर इसके दूसरे दिन एक बहुत खतरनाक इत्तला मिली। बाबूजान मेरी मिजाज पुरसी करने आए हुए थे। मैंने इनसे कहा, आपकी दुआओं और अल्लाह के फजल से अब मैं कतई ठीक हो गया। अब आप मुझे इजाजत अता करें कि मैं भी अपने साथी सरफरोशों के हमरा शाना बशाना काम कर सकूं। अभी कुछ दिन और आराम कर लो, कुछ दिन बाद ही हम सबको एक बड़ी आजमाइश से गुजरना है। अमीर ने जवाब दिया, क्या कोई और नई इत्तला मिली? मैंने पूछा। हाँ, आज सुबह ही मालूम हुआ है कि वायसराय के एमा पर जनरल चैम्बरलेन को पूरी मुहिम का इंचार्ज बना दिया गया है। चैम्बरलेन के इरादे खतरनाक है। इसने बिल्कुल नए अंदाज जंगी नक्शा तरतीब दिया है। वो इंतहाई सख्त और कीना परवर मुसलमान दुश्मन अंग्रेज है। वो वायसराय के हुक्म पर एक बड़ी फौज लेकर स्वाबी से रवाना हो चुका है। इसका मतलब ये है अमीर के हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। मैंने फिक्रमंद लहजे में कहा, कतई और अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जहाद कर दिया जाए। अमीर ने ठोस और मजबूत आवाज में कहा,
फिर इस दिन नाहिद के समझाने के बावजूद मैंने इस अहम इजलास में शिरकत की जिसमें ऐलान जहाद के बारे में तय किया गया। नाहिद ने मेरे लिए बैसाखियों का इंतजाम भी कर दिया था। इस इजलास में तमाम सालारों के अलावा शहजादा मुबारक शाह और इमरान शाह नानवी भी शरीक थे। अमीर अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। इनकी पुरसकून और पुरजलाल आवाज सुनाई। अब वक्त आ गया है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जहाद कर हमारे बाकायदा ऐलान जहाद से आम मुसलमानों और इनके कबीलों पर यह फर्ज आयद हो जाएगा कि वो इस जहाद में हमारा साथ हर चंद के इनमें से बहुत से अंग्रेजों की साजिश का शिकार हो चुके हैं और अंग्रेजों ने इन कबायली नस्ल और खानदानी गुर वसी इस्लामी मसलों को अच्छी तरह नहीं समझ सके। लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं। इनके अंदरूनी इतनी सूझबूझ ही नहीं कि वो अंग्रेजों की सियासी हथकंडों को समझ सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इनके दिल में जज्बा ईमानी मौजूद है। वो ऐलान जिहाद होते ही यकीनन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर उन्होंने हमारी कोई अमली मदद ना भी की तो ये लाजमी है कि वो हमारे खिलाफ अंग्रेजों को कोई मदद देते हुए भी हिचकिचाएंगे। शहजादा मुबारक शाह ने भी अमीर बाबूजान की तजवीज से मुकम्मल इत्तफाक किया। इसी वक्त एक ऐलान जहाद तैयार किया गया। ये ऐलान जहाद तमाम अखवानीन के नाम था। इसके अलावा शहजादा मुबारक शाह की ईमा पर एक खास मकतूब उखवतवात को भी लिखा गया। ऐलान जहाद कासदों के जरिए तमाम अखवानीन को रवाना किया गया। अंग्रेजों की इंतहाई कोशिश ये थी कि कबाइल को पेशकदमी के रस्ते का कबल वक्त इल्म न हो सके। जंग की तमाम तैयारियों में खुफा का मकसद बतौर खास पेश नजर रखा गया था। लेकिन मुजाहिदीन की जासूसी का इंतजाम इतना उम्दा और पुख्ता था कि अमीर को बर वक्त तमाम अतलात पहुंचाई जाती थी। मलका के लिए जरूरी मकामात की हिफाजत के अलावा मुजाहिदीन की कुछ फौज सरपटी के मुख्तलिफ मकामात की हिफाजत के लिए मुतय्यन कर दी गई। बाकी मुजाहिदीन को लेकर अमीर और शहजादा मुबारक शाह डोगर पहाड़ पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मोर्चे कायम कर लिए। ऐलान जहाद का खातर ख्वाह असर हुआ था। इसने तमाम कबाइल में आग लगा दी थी। वाली लश्कर गुड़ पहाड़ के गिर्द जमा हो रहे थे। अंग्रेजों को सबसे बड़ा खतरा उखवत सवात की तरफ से था कि कहीं वो मुजाहिदीन का साथ देने पर आमादा न हो जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ कबाइल में अखवत साहब का असर और रसूख काफी था। अखवत साहब हमें हमागिर कबायली हजान को देखकर खामोश न बैठ सके। चुनाचे वो भी मौके पर पहुंच गए और उनकी वजह से कबायली जोशो खरोश में मजीद तेजी आ गई। अंग्रेजों ने अपने कैंप की हिफाजत के लिए दाएं बाएं कई मोर्चे बना रखे थे। अंग्रेजी फौज की पेशकदमी रुक चुकी थी, क्योंकि दर बंदर के दरे में दाखिल होते ही तकरीबन 250 बोनियों ने जा बजा मोर्चे कायम करके पेशकदमी करने वाले फौजियों पर आतिशबाजी शुरू कर दी थी। चुनाचे अंग्रेजों को मजबूर दरे ही में एक मकाम पर फौज का कैंप डाल देना पड़ा। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए दाएं बाएं जो मजबूत मोर्चे बनाए थे, इनमें बतौर खास कैंप के दाएं जानिब का एक मोर्चा था जिसका नाम उन्होंने तेल का मोर्चा रखा था। दूसरा बाएं जानिब का मजबूत मोर्चा था, इसका नाम आशियाना अकब था। मैं और नाहिद अंग्रेजी फौज की नकलो और हरकत पर नजर रखने के लिए 10-12 नौजवानों के हमरा बिल्कुल अगले मोर्चों पर थे। सूरज गुरूब होते ही हमने देखा कि फौज का एक दस्ता वादी में उतरकर पेशकदमी कर रहा है। अभी हल्का हल्का उजाला बाकी था। मैंने फौरन ये इत्तला एक नौजवान के जरिए पिछले मोर्चों तक पहुंचा दी ताकि अमीर बाबूजान को ये इत्तला मिल जाए कि पेशकदमी शुरू हो चुकी है। हमने पहाड़ में एक ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां अपने मोर्चे बनाकर हम बाहिफाजत रह भी सकते थे और अंग्रेजी फौज का रास्ता भी रोक सकते थे। हमने जैसे ही देखा कि अंग्रेज फौजी हमारी बंदूकों की जद में आ चुके हैं, फौरन फायर शुरू कर दी। हमारे साथ जो मुजाहिदीन थे वो पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। अपने मोर्चों से 1-2 गोलियां चलाकर हर नौजवान दौड़कर करीब के दूसरे मोर्चे में बैठ जाता और वहां से फायरिंग शुरू कर देता। हमने अपनी इंतहाई मुख्तसर तादाद होने के बावजूद ऐसी कैफियत पैदा कर दी थी कि अंग्रेज फौज को मालूम हुआ कि कई सौ आदमी इनके मुकाबले पर हैं। इस हिस्से में घना जंगल था और नौजवानों के एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में जाने के लिए कोई दिक्कत पेश न आई थी। नाहिद के जिस्म में जैसे बिजलियां सी कूद रही थी। वो कभी एक मोर्चे में होती तो कभी दूसरे में। इसी रात दुश्मन की एक आवारा गोली के लिए नाहिद बाल बाल बचे। इस वक्त वो मेरे मोर्चे में थी। इसने मोर्चे से सर निकाला ही था कि फायर हुआ और अगर मैं इसे फौरन खींच न लेता तो गोली इसके सर में सुराख कर चुकी होती। मगर जैसे
जैसे ही मैंने इसे पीछे खींचा वो अपने जिस्म को न संभाल पाई और इसका सारा बोझ मुझ पर आ रहा। मेरे हाथों से बैसाखियां छूट गईं और अगर मैं फौरन खुद को न संभाल लेता तो न जाने इस पहाड़ी से लुढ़क कर जिंदा भी बचता या नहीं। सुबह के करीब जब अंग्रेजी फौज ने पसपाई इख्तियार की तो एले बोनेर ने पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी फौज अपना दिफा करती हुई पीछे हटने में कामयाब हो सकी। इस मार्के में इनके काफी फौजी काम आए थे, जबकि हमारा सिर्फ एक साथी मामूली जख्मी हुआ था और मेरा दायां पांव नाईद के मेरे ऊपर गिरने के सबब कुछ जख्मी हो गया था। इसके अलावा हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। टीले के मोर्चे और आशियाना अकाब पर बार बार खून रेज लड़ाइयाँ हुई, यहाँ तक के दोनों मोर्चे 3-3 मरतबा अंग्रेजों के हाथ से निकले और सख्त जद्दोजहद और जानी नुकसान उठाने के बाद उन्होंने दोबारा इन पर कब्जा किया। मुजाहिदीन के दस्तों ने अंग्रेजी कैंप पर बार बार योरश की। जब जनरल चैम्बरलेन को यकीन हो गया कि आगे बढ़ना मुश्किल है तो इसने कैंप के लिए दर्रे से निस्बतन जरा ऊंची जगह तजवीज करके फौज को वहां मुंतकिल कर दिया। एक दोपहर अचानक ही हमजाद मेरे पास आ गया। इस वक्त मैं अपने घोड़े से जीन कसकर अगले मोर्चे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। इसने आते ही मुझे एक इत्तला दी, जब्बार भी अब महाजे जंग पर पहुंच चुका है और अंग्रेज जंग के दौरान इसकी पुरसरार कुव्वतों से अपने पहले से सोचे हुए मंसूबे के मुताबिक काम लेने का इरादा रखते हैं। अब तक मैंने इसके हमजाद को कतई बेकार बना रखा है, जिसकी वजह से वो अपने हमजाद से कोई भी काम नहीं ले पा रहा। इसलिए अंग्रेज अब इससे कुछ झुंझला भी गए हैं, लेकिन वो ये कह कर के अब तक अपनी जान बचाए हुए है कि आप अपनी पुरसरार कुव्वतों के जरिए इसकी राह में हायल हैं, वरना वो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। इसने ये भी बताया है कि अगर वो अपने हमजाद को दरमियान से हटा ले तो अंग्रेजों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और फिर आप मेरे जरिए अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब तो खैर ठीक है, मगर क्या तुम्हारे इल्म में है कि तुम्हारे पीछे मुझ पर क्या गुजरी? मैंने जरा शिकायती लहजे में कहा। हर चंद के मैं जानता था कि वो मेरे बारे में पूरी तरह बाखबर होगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं बर वक्त आप तक न पहुँच सका, मगर मैं मजबूर था। अगर इस वक्त मैं जब्बार के हमजाद को आजाद छोड़ देता तो खासा बड़ा गामा खड़ा हो जाता। जब्बार इस वक्त वायसराय के रूबरू था और वायसराय ने इसने ख्वाहिश की थी कि वो अपनी पुरसरार कुव्वतों के जरिए मुजाहिदीन की तंजीम के सरबराह को इनके रूबरू पेश करे। जाहिर है कि मैं तरह होने देता। इसके बाद हमजाद मुझसे इजाजत लेकर रुखसत हो गया। कुछ ही देर बाद मैं नाहिद के पास पहुंच चुका था। मैंने देखा कि इसके चेहरे के तासरात मुतगय्यर हैं और इसके हाथों की मुठ्ठियां बिछी हुई हैं। क्या कोई बुरी खबर है? मैंने सवाल किया। मैं खुद अपने हाथों से अपने जाले शहीदों का इंतकाम लूंगी। मैं अंग्रेजी भेड़िए को कत्ल करूंगी। नाहिद की आवाज शिद्दत जज्बात से भरने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से मैं से ये मालूम करने में कामयाब हुआ कि योरश के दौरान चंद मुजाहिदीन अंग्रेजी फौज के हाथ लग गए थे, जिनके बारे में मालूम हुआ है कि खुद जनरल ने इन्हें इंतहाई बेदर्दी और सफाकी के साथ तरह तरह की अजीतें देकर मार डाला है। ये सुनकर मेरा भी खून खोल उठा। तुम तनहा नहीं होगी, मलका शेख भी इस सफर में तुम्हारे साथ होगा, मैंने भरपूर अज़ाइम के साथ कहा। लेकिन तुम शेख, तुम्हारी टांग का जख्म अभी ताजा है, तुम रहने दो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। और फिर इसी रात नाहिद और मैं ऊंचे नीचे पहाड़ी रस्तों को अबूर करते हुए अपने घोड़े पर तेज रफ्तारी से अंग्रेजी कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। हमने अपनी इस खुफिया मुहिम से किसी को भी आगाह नहीं किया था, यहाँ तक कि अमीर बाबूजान को भी हमने कोई इत्तला नहीं दी थी, क्योंकि हमें यकीन था कि अमीर हमें मौत के मुंह में जाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और हमारे घोड़ों की टापों के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हमारी मंजिल आशियाना अकब थी, क्योंकि हम वाकिफ थे कि जर्नल इसी मोर्चे में है। जासूस मुजाहिदीन की इत्तला के मुताबिक जर्नल का खेमा इस बड़ी सी चट्टान पर था, जो चारों तरफ से खुरदरी और ढलवान थी, मगर इस पर चढ़ना कुछ ऐसा दुश्वार भी नहीं था। हमने अपनी मंजिल से बहुत पहले ही अपने घोड़े एक गार में पा दिए और दबे पांव पैदल अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मैं अपनी बैसाखियों बहुत संभाल कर रख रहा था। एक तो इसलिए कि चांदनी रात होने के बावजूद रास्ता ऊंचा नीचा था और इम्कान था कि मैं अपने जिस्म का तवाज़ुन न खो बैठूं। दूसरे बैसाखियों की आवाज से कोई दुश्मन होशियार न हो जाए। मैं और नाहिद बहुत
मोहतात अंदाज में चट्टान से करीब होते जा रहे थे। फिर हम चट्टान के पास पहुंचकर सीने के बल रेंगते हुए इस पर चढ़ने लगे। आम हालात में इस खतरनाक चट्टान पर चढ़ने का तस्वर भी नहीं कर सकता था, जबकि मेरी एक टांग भी बेकार थी। लेकिन इस वक्त तो जोश में कुछ और था। हम दोनों की पुष्ट पर बंदूकें थी, हाथों में तेज और चमकीले खंजर, ताकि वक्त पड़ने पर हम पहले खंजर ही इस्तेमाल करें, इसलिए कि बंदूकों का धमाका हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। जब तक हम पूरी तरह दुश्मन के घेरे में थे, हमने फैसला किया था कि हम इंतहाई मजबूरी की हालत में बंदूक इस्तेमाल करेंगे। मैं बड़ी एहतियात से सीने के बल रेंगता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हालांकि मेरी रफ्तार नाहिद से कम थी और वो मुझसे कुछ आगे निकल चुकी थी, मगर मैंने अपनी रफ्तार वहीं बरकरार रखी थी। मैं पत्थरों पर मजबूती से हाथ जमाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वो पत्थर अपनी जगह से सिरक गया जिस पर मैंने अपना दायां हाथ रखा था। पत्थर की चट्टान से उखड़ते ही मेरे जिस्म को झटका लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रख सकूं, मगर नाकाम रहा। मैंने अपनी बैसाखियां चट्टान के नीचे छोड़ दी थी, क्योंकि इन्हें साथ लेकर चढ़ना मेरे लिए नामुमकिन था। मेरे दोनों हाथ फिसल गए और फिर मैं इंतहाई जब्त के बावजूद अपने मुंह से निकलने वाली चीख को ना रोक सका। जिन पत्थरों से टकराता हुआ तेजी से खुरदरी चट्टान से नीचे लुढ़क रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि खुरदरी चट्टान में उभरे हुए किसी पत्थर से मेरा सर टकराया था और मेरा ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। के बाद मैं कई देर गाफिल रहा। मुझे याद नहीं, आंख खुलने पर मैंने खुद को मुकम्मल तारीकी में महसूस किया। कुछ देर मुझे कुछ भी याद न आया कि मैं यहाँ किस तरह पहुँच गया। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे ज़हन में बेहोशी का गुबार और इसके तासुरात ज़ाहिल हुए तो मुझे सब कुछ याद आ गया और इसके साथ ही दर्द की शदीद लहरें कूद गईं। मैं यकीनन सख्त जख्मी था। मेरे नीचे पथरीली जमीन थी। मैं कहाँ हूँ, मैंने सोचा, मगर किसी नतीजे पर न पहुँच सका। क्या मैं अंग्रेजों की कैद में हूँ? मैं सोचता रहा और खुद ही अपने सवालात का जवाब देता रहा। अगर ऐसा होता तो मेरे हाथ पांव बंधे हुए होते, तो फिर मैं कहाँ हूँ? वहाँ दूर दूर कोई मामूली सी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपने जिस्म को हरारत देना चाही और मेरे मुंह से कराह निकल गई। मैं इस काबिल नहीं था कि उठकर आसपास का जायजा ले सकता। मैं जहाँ कहीं भी था, बहरहाल अंग्रेजों की कैद में नहीं था और ये बात मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी। यहाँ दूर दूर तक अंधेरा और मुकम्मल सन्नाटा था। मेरे यहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही जवाब था और वो था हमजाद की मुदाखलत। यकीनन इसने बर वक्त मेरी मदद करके मुझे अंग्रेजों की कैद में जाने से बचा लिया होगा। इसके साथ मुझे नाहिद का ख्याल आया, इसका क्या बना होगा? वो भी मेरी तरह फरार होने में कामयाब हो गई होगी। मैं बहुत देर तक इन्हीं सवालों में उलझा रहा, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मुमकिन है मेरे हमजाद ने इसे बचा लिया हो, या फिर वो खुद जर्नल पर कामयाब हमला करने के बाद फरार हो गई हो। मगर ये बात ज्यादा कायरीन क्यास नहीं थी, क्योंकि मेरे वजूद ने इसकी राह में मुश्किलात खड़ी कर दी थी। यकीनन मेरी चीख सुनकर मुहाफिज बेदार हो गए होंगे और फिर मैं इससे ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इस तस्वर से भी खौफजदा था कि खुदा न खास्ता नाहिद गिरफ्तार कर ली जाए। मैं अंधेरे और सुकूत से बेजार हुआ जाता था। सोचते सोचते मेरा ज़हन थक गया था। इसी वक्त मैंने अपने करीब किसी और के वजूद को भी महसूस किया। इसके साथ एक तेज सी सरसराहट और फिर फनकार की आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। यकीनन मेरे करीब कोई सांप था और सांप जहरीला भी हो सकता है। इस एहसास ने मेरे हवास बेदार कर दिए। मैंने अपने जिस्म को समेटा और इस वक्त मेरे बाएं बाजू में जैसे किसी ने बैक वक्त तेज सुइयां चबोई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्या मुझे सांप ने डस लिया? अचानक मेरे जहन में सवाल गूंजा। इस एहसास के साथ ही मुझे पर एक खौफ सा तारी हो गया और मेरा जिस्म किसी सर्दी खाए हुए बच्चे की तरह कांपने लगा। सरसराहट फिर सुनाई दी। सांप मुझे डस कर गालबन वापस हो रहा था। मैंने बाएं बाजू कि इस जगह को छुआ जहां सांप ने मुझे डसा था। इस जगह मुझे जलन और सख्त सोजश सी महसूस हुई और इसके चंद ही लम्हे बाद मेरा ज़हन बोझल होने लगा, जैसे मुझे सख्त नींद आ रही हो। मैंने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब सांप का जहर अपना असर करना शुरू करता है तो गहरी नींद आने लगती है। इस शख्स को किसी भी तरह सोने नहीं दिया जाता जिसे सांप ने डस लिया हो।
کیونکہ یہ نیند اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ نیند کے عالم میں زہر تیزی سے اپنا کام کرتا ہے اور پھر مریض کی آنکھ کبھی نہیں کھلتی اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے غنودہ ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں بہرحال بیدار رہنا چاہتا تھا تاکہ زہر مجھ پر جلد اثر انداز نہ ہو سکے۔ میں کافی دیر تک اپنے خمار آلودہ ذہن سے جنگ لڑتا رہا، مگر نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی پلکیں اٹھانا گراں گزر رہا تھا۔ اسی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کسی حد تک خوفزدہ بھی تھا، مگر زیادہ دیر تک میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور میرا ذہن نیند کی آغوش میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ ہوش آنے پر میں نے اپنے چاروں طرف اجالا، لیکن اسے مکمل روشنی پھر بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اجالا غار کے دہانے سے آ رہا تھا اور غار کے اندر پہنچتے پہنچتے دھندلکے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ میں اس وقت ایک غار میں تھا۔ مجھے پہلی خوشی تو یہ ہوئی تھی کہ میں زندہ ہوں، اور اس احساس کے ساتھ ہی میرا دایاں ہاتھ فوراً اپنے بائیں بازو پر پڑا جہاں مجھے سانپ نے ڈسا تھا۔ اب اس جگہ نہ تو دکھن تھی اور نہ سوزش، وہ جگہ بھی اب پہلے کی نسبت ابری نہیں تھی۔ کیا وہ میرا وہم تھا؟ میں نے سوچا اور پھر خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سانپ کے ڈسنے کی تکلیف محسوس کی تھی، تو پھر میں اب تک کس طرح زندہ ہوں؟ میرا زخم کس طرح ٹھیک ہو گیا؟ زہر نے مجھے پر کوئی اثر کیوں نہیں کیا؟ میں سوچتا رہا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد ہمزاد مجھ تک آیا ہوگا اور اس نے اپنی پرسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر زہر کے اثر کو زائل کر دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کچھ ممکن نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ ہمزاد میری طرف سے غافل نہیں ہے۔ اسی نے مجھے انگریزی فوجی کیمپ میں انگریزوں کے ہاتھوں قید ہونے سے بچایا اور پھر وہی یہاں بر وقت پہنچ کر سانپ کے زہر کو زائل کرنے کا سبب بنا تاکہ میری زندگی خطرے میں نہ پڑے۔ لیکن وہ میرے پاس موجود کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔